हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपका 2 लेक्चर इसमें अपलोड कर दिया था, तो इसमें मैंने आपको बताया था एक वुड्स रिएक्शन बताई थी शायद लास्ट टर्म पे। तो वुड्स रिएक्शन का मैंने आपको तरीका नहीं बताया था। मैंने कहा था आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप क्या करो, सीधे सीधे रिएक्शन लर्न कर लो। बट फिर भी जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए बता देती हूँ कि आप इसमें 2 एल्किल हैलाइड लेते हो, राइट। आपने एक एल्किल हैलाइड ले लिया 2 मोल्स। अब दूसरा एल्किल हैलाइड भी 2 मोल का मतलब है कि आपने 2 मोल ही लेना है, ठीक है। ये 2 मोल देखिए, लिखने का तरीका ऐसा रहेगा, लिख लिया ना आपने 2 मोल एल्किल हैलाइड। ओके, आपने कितना लिया, 2 मोल एल्किल हैलाइड, और इसका रिएक्शन आपने कराया है सोडियम प्लस ड्राई ईथर। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं। देखिए ये रिएक्शंस ऐसी हैं कि जैसे अल्कोहल, एल्किल हैलाइड को जैसे ही पानी मिलेगा तुरंत अल्कोहल बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ड्राई ईथर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, याद रखिएगा। और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यहां से X और X इस सोडियम के साथ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे NaX। क्या बनेगा, NaX बन जाएगा। साथ में ये R और ये R मतलब जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है वो जुड़ के क्या बना लेगा, आपका एल्केन। क्या बनाएगा, एल्केन। तो ये आपका मैकेनिज्म था, ये मैंने बताया था, बस मैंने कहा लर्न कर लीजिए। आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले हम ये सीख लें कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा स्पेशली वो ये होगा कि हेलोएरीन्स की रिएक्शंस कैसी होती हैं। हम लोगों ने इसके पहले जो एल्किल हैलाइड है, जितनी भी एल्किल हैलाइड है उनकी रिएक्शंस पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने, एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस। तो हमने उसमें सबसे पहले पढ़ा था दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ा था हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा हमने पढ़ा था क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग बीटा हाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते थे। तो याद रखिएगा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ओके, डीहाइड्रो मतलब आप बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल रहे थे, तो आपने पढ़ा था एलिमिनेशन। और नेक्स्ट पढ़ा था आपने मेटल के साथ, किसके साथ, मेटल के साथ आपने पढ़ा था। तो मेटल में आपने क्या बनाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज स्पेशली हम लोग बात करेंगे जो आपकी एरिल एमीन है। क्या है, एरिल एमीन। अब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि एरिल वर्ड का मतलब क्या होगा, एरिल का मतलब बेंजीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, बेंजीन ग्रुप। ओके, आज हम लोग स्पेशली जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो एरिल एमीन्स की रिएक्शन, किसकी पढ़ेंगे, सॉरी एरिल हैलाइड की, एमीन्स नहीं, एरिल हैलाइड की रिएक्शंस। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एरिल हैलाइड। तो पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लें एरिल हैलाइड। ओके, जो आपका एरिल हैलाइड है, राइट। ये जो एरिल हैलाइड है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। तो बेटा आप मेरी तरफ से सुनिएगा, वैसे तो मैं बोलूं जनरल कंडीशन में नो। क्या बोलूं मैं, नो। क्यों, क्योंकि जितने भी बेंजीन वाले ग्रुप होते हैं, कौन से ग्रुप, बेंजीन वाले, ये आपके जितने भी बेंजीन वाले ग्रुप है बेटा, ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सुनिएगा, इसका रीजन भी पूछा जाता है। मैंने कहा 12th के लिए अगर आपका क्वेश्चन है कि एरिल हैलाइड, एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लूं क्लोरोबेंजीन। ये देखिए क्लोरोबेंजीन है ना आपका। अगर मैं कहूं क्या क्लोरोबेंजीन आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस न्यूक्लियोफाइल को मतलब क्लोराइड को हटाएगा, उसकी जगह ये जुड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है, तो आप लिखोगे नो। क्या लिखोगे, नो। अच्छा, तो फिर अगर ये नहीं कराएगा तो ये कराएगा क्या, ये कराता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कराता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि कुछ नहीं, ये जो लगा है ये लगा रहेगा, ये यहीं से, मैं कलर चेंज कर रही हूं, यहां से क्या करेगा, ये H+ को हटाएगा और उसकी जगह कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पर लेके अपनी जगह क्या कर लेगा, लगा लेगा। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल हटाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगाएगा। तो ये रिएक्शन प्रेफर करता है बेंजीन। अब आगे क्वेश्चन आता है, मतलब एक बात आपको क्लियर हो गई, क्या बोला मैंने कि जो आपका एरिल हैलाइड होगा, क्या, एरिल हैलाइड, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। ओके, सो क्या करेगा बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करें, अच्छा क्यों, अगली बात आती है वाई, किस लिए, वाई। अगर हम बात करें वाई, तो वाई का सबसे पहला रीजन आपको बताऊं क्लास 12 के लिए, बस इतना याद रखिए कि आप में सबसे पहली बात है रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्या कहानी लेके आ रहा है, ये जो रेजोनेंस है ना, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं। तो रेजोनेंस की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं, कॉन्जुगेशन में। तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। मतलब कि एक तो रेजोनेंस, क्यों भाई, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स, चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ठीक, मेरी बात सुनिएगा। पहला रीजन रेजोनेंस, क्यों,
मतलब कि अगर क्वेश्चन के है कि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता, तो सबसे पहला रीजन क्या होगा? रेजोनेंस। चलिए देखते हैं क्यों। मैंने कहा ना इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिंग में कॉन्जुगेशन मतलब घूमते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये क्लोरीन है आपका प्यारा सा, ठीक है, इसके पास आपको पता है लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर दे देगा इसको, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड माइनस फॉर्म में, देखिए यहाँ आ गया। अगली बार सेम ये वाला यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, ये अपना माइनस चार्ज यहाँ रिलीज कर देगा, देखिए बन गया। फिर अगला सेम ये चला जाएगा माइनस के फॉर्म में और वापस से ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये देखिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्या है? रेजोनेटिंग, मतलब कि जो इसका इलेक्ट्रोफाइल है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए, यहाँ पे तो देखिए होना चाहिए ना, ये हटके लगना चाहिए, लेकिन ये खुद बेचारा किसमें चला गया? रेजोनेंस में। किसमें चला गया? रेजोनेंस में। तो याद रखिएगा, इसी वजह से याद रखिएगा जो बेंजीन होगा वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, तो देगा क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा इन्होंने दे रखा है कि जब आप ऐसी कंडीशन देख रहे हो रेजोनेंस वाली, तो देखिए जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस क्लोरीन पे पार्शियल डबल बॉन्ड आपने पढ़ रखा है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। अब यहाँ पे पहली बार डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को इतना आसानी से आप तोड़ नहीं पाओगे, तो ये कम रिएक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम रिएक्टिव। तो देखिए पहला रीजन क्या लिखा हुआ है आपको मैं बता दूं, हेडिंग आप डालेंगे रेजोनेंस, और ये नीट वालों के लिए भी, और उसका रीजन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में, और अगला जो CCl बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसको तोड़ना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी वजह से ये जो होते हैं लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स किसके? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पहली बात, ये क्या है आपकी पहली बात। बात करें नेक्स्ट क्यों नहीं करता, तो नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो आपको पता है जब आप सिंपली पढ़ते थे एल्किल हैलाइड, जैसे एल्किल हैलाइड में आपने पढ़ा ये जो कार्बन था दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। क्या था? sp3 हाइब्रिडाइज। आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो आसानी से बॉन्ड तोड़ने के चांस होंगे। लेकिन जब आप बेंजीन पढ़ते हो बेटा, क्या पढ़ते हो आप? बेंजीन पढ़ते हो, राइट? आपने क्या पढ़ा? बेंजीन पढ़ा। आपको साफ साफ पता है ये क्लोरीन किसे लगा है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। किसे लगा है? sp2। डबल बॉन्ड वाले कार्बन क्या शो करते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि ये जो कार्बन जो क्लोरीन लगा है आपका वो किस पे लगा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जो कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसी वजह से देखिए लिखा है, क्या लिखा है? इन केस ऑफ हेलोएरीन द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये बात आप बहुत आसानी से ध्यान रखिएगा। इसीलिए अब आगे और रीजन लिख रखा है, पढ़िए। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा उसमें ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, आपको पता है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपका sp3 और sp2 और sp अगर इन तीनों में बात किया जाए परसेंटेज एस कैरेक्टर की, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ओके, तो ध्यान सुनिएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो आप ये बताओ अगर sp3 देखा जाए तो आप ऐसे सोचा करो, आप बहुत जनरल सोचो। यहाँ पे बेटा कितना है? टोटल 4 लोग हैं, टोटल 4 ही लोग हैं ना यहाँ पे। यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, है ना। अब बताओ इन 4 में से एस कितना है? एस आपका केवल एक पार्ट है, मतलब इसका परसेंटेज देखोगे तो ये 25% ओनली। यहाँ पे एस कितना है? 25, जबकि पी आपका 75% है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो एस क्या है? अकेला है। तो 3 में 1 मतलब लगभग कितना? लगभग हम बोल सकते हैं 33% के आसपास। कितना है ये? 33% के आसपास। लेकिन अगर हम इसमें बात करें sp वाले में तो ये 50%। तो आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp होती जाती है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है। मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें होगा? sp में होगा 50%, फिर sp2 में कितना होगा? 33%, फिर sp3 में सबसे कम होगा 25। तो आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? आपका sp वाला। क्यों? क्योंकि इसमें 50। फिर कौन होगा? sp2, sp3। अब ये बताओ यहाँ पे आपको कंपेयर करना है किसमें किसमें? sp3 और sp2। आप देखोगे ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्या होगा? ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब खुद अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है तो क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा? जाने देगा नेगेटिव पार्ट को? नहीं जाने देगा ना, वो कहेगा नहीं इलेक्ट्रॉन मुझे दो, मुझे दो।
तो ये एक रीजन है, अच्छा सा रीजन है। तो देखिए क्या लिखा है, इतना एक्सप्लेन करने के बाद देखिए जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होगी। ओके, जिस वजह से ये जो बॉन्ड है C और X इसको बहुत टाइटली ये पकड़ लेता है, जबकि sp3 में थोड़ा लूज होता है तो उसको तोड़ना आसान होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ना आपको, फिर मैंने बताया, अभी मैंने बताया था एक लंबी डंडी है और एक छोटी डंडी है। क्या बोला बेटा मैंने, एक लंबी डंडी है एक छोटी डंडी है। आपको पता है लंबी वाली जो डंडी होगी उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन छोटी वाली डंडी को आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हो। तो बस यही केस है आपका जब sp3 वाला कहानी होगी, मतलब कि एल्किल हैलाइड, इसमें आप Cl को आसानी से तोड़ सकते हो क्योंकि ये लंबा है। क्या है, लंबा है इसका बॉन्ड। लेकिन अगर हम बात करें sp2 की बात करें तो आप आसानी से इसको तोड़ नहीं सकते हो, इसीलिए इसको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। देखिए लिखा हुआ है, और इसी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करेगा। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होता है। मतलब मैंने कहा आप नो लिखोगे लेकिन होता है लेस रिएक्टिव, ये बोल सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में कभी कोई चीज कंप्लीट खत्म नहीं होती, होती है, बस कुछ कंडीशंस बनानी पड़ेगी। अगला एक टर्म दे रखा है अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल केटाइन। क्या दे रखा है, अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल केटाइन। अब भैया ये क्या है, देखिए अगर हम बात करें अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल केटाइन की तो कुछ नहीं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप, ठीक है। आपको पता है अगर आप क्या करते हो, ये बेंजीन बना रहे हो, राइट, आपने यहाँ पे Cl लगा रखा है, ये आपका एल्किल हैलाइड है। आप इस बॉन्ड को तोड़ो बेटा, क्या करोगे, तोड़ोगे ना, तो आपको पता है क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा आपका दिस वन एंड दिस इज Cl माइनस, ये आपका क्या है, फेनाइल केटाइन। क्या है आपका, फेनाइल केटाइन। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है? अभी तो आपने देखा था यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज रोटेट होकर माइनस चार्ज आता है रिंग पे, रिंग पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो ये फेनाइल केटाइन जो है, ये फेनाइल केटाइन है, इस रिंग पे क्या रख रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल। क्या है बेटा, अनस्टेबल है। अब अगर यही अनस्टेबल है तो ये बताओ जब यही नहीं बनेगा तो आगे दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर लगेगा कैसे, आप खुद सोच के देखो। फिर से मैं बोल रही हूँ, मेरी बात सुनिएगा, अगर यही नहीं बनेगा, मतलब जब यही नहीं टूटेगा, ये प्लस चार्ज बनेगा ही नहीं, फेनाइल केटाइन खुद ही स्टेबल नहीं है, रहेगा ही नहीं, तो आप कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर कैसे लगाओगे? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, 3 रीजन आपने पढ़े, कौन कौन से 3 रीजन? पहला रीजन आपने पढ़ा ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक, अभी तक जो पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। तीसरा आपने पढ़ा अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल केटाइन, फेनाइल केटाइन, यही तो आपने पढ़ा। चौथा रीजन आप में और दिया हुआ है, रिपल्शंस की वजह से, जो रिपल्शंस है वो ज्यादा होते हैं पॉसिबल, इस वजह से। तो चौथा आप याद करिएगा, इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से। ये आपके 4 रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से जो एरिल हैलाइड होता है, क्या बेटा, एरिल हैलाइड, ये जो एरिल हैलाइड होता है ये आपका क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव। क्या होगा, लेस रिएक्टिव। ये बात आई होप आपको क्लियर होगी। जिनको नहीं क्लियर है या जो भी चीजें हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपकी चीजों को क्लियर किया जाएगा। तो अब बात ये आई कि भैया ठीक है, जो बेंजीन वाले कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव है, क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो इनको ज्यादा रिएक्टिव कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, ज्यादा रिएक्टिव कैसे बनाया जाए? तो आपके पास सिर्फ एक चीज ग्रुप है, आप इसमें क्या डाल दो, जो इलेक्ट्रॉन, देखिए अभी वो रिंग में क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, आपने पढ़ा ना। अभी आपने क्या पढ़ा बेटा कि ये जो क्लोरीन है, देखिए मैं फिर बता रही हूँ, ध्यान सुनिएगा, बहुत खतरनाक केमिस्ट्री होती है, इतनी आसानी से नहीं आती है। ये क्लोरीन था ना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में क्या किया था, दे दिया था। अब आप एक काम करो, यहाँ पे कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट लगा दो या ए लगा दो जो क्या करे, इस इलेक्ट्रॉन को खुद खींच ले। क्या कर ले, खुद खींच लेना। सोच के देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी ना। तो आप में लिखा हुआ है कि अगर आपको कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ानी है, क्या करनी है, मैं लिख रही हूं, अगर आपके पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो आप क्या करो, इसमें कोई ऐसा एटम लगा दो या एलिमेंट लगा दो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले। क्या करे, ये हैलाइड के एटम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, खींच ले।
तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो आप कुछ मत करो, आपके पास दो ऑप्शन है एक्टिवेटिंग करने के लिए, दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपको मैं बता देती हूँ, आप अभी याद कर लो क्योंकि आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो पहला आप नोट कर लो NO2। NO2 भी आपका क्या है? NO2 ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दूसरा OH, याद कर लीजिए OH, ये भी क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये दो आप याद रखिए, इसके आगे हम लोग जब बात करेंगे ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, तब बात करेंगे। तो देखिए क्या करना है, फिर से सुनिएगा। कुछ ना भैया, आप कोई भी एरिल हैलाइड ले लो, उस पे आपको अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते बढ़ानी है तो आप क्या लगा दो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एग्जांपल NO2 या फेनॉल। अब क्या करेगा ये क्या करेगा? ये जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगी, वो वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो अल्टीमेटली रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, अब चलिए हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी, देखते हैं क्या दिया हुआ। देखिए क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पहला आप क्या कर दो, अब देखो ये सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका क्लोरीन है, ठीक है, आपने इस क्लोरीन को हटाया और यहाँ पे क्या लगाया? देखिए OH लगाया, इसका मतलब है क्लोरीन हटा है और यहाँ से OH जो है, OH माइनस क्या हुआ? ऐड हुआ है, यही तो हुआ है। यानी कि यहाँ पे रिएक्शन हुई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों भैया? ये माइनस वाला है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है? माइनस वाला लग रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में निकल रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी हुई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, हमें लगता है इतने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, क्या आपने डायरेक्ट करा दिया है? भैया डायरेक्ट नहीं हुआ है। देखिए इन्होंने क्या यूज किया यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन्होंने बहुत सारे रिएजेंट यूज किया है। हीट देखिए, हीट कितना तगड़ा यूज किया, देखिए ये हीट। अब ये H+ है ना, H+ आपका इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा आपको उठा करके, एसिडिक मीडियम, तो आसानी से क्या क्लोरीन टूट जाएगा। वही सेम कहानी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पॉसिबिलिटी हो जाएगी और आपका फेनॉल प्रोडक्ट बन जाएगा। या देखिए लिखा इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 ग्रुप कहां पे? ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे रिएक्टिविटी क्या कर देती है? हेलोरिन की बढ़ा देती है, किसके प्रति? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। तो देखिए अगला आपको देखिए क्या लिखा हुआ, इतना तगड़ा हीट लेने से अच्छा है आप थोड़ा कम हीट करो और क्या ले लो साथ में, कौन सा ग्रुप ले लो? NO2। देखिए आपने क्या ले लिया? NO2 लगाया ना पैरा पे, फिर देखिए 2 NO2। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, क्या करोगे? मैं बोल दे रही हूं, रिंग में जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप लगाओगे, उतना ही ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। किसके प्रति? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। किसके प्रति? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के उसके केस में। तो देखिए यहाँ पे एक NO2 ग्रुप लगा है तो रिएक्शन थोड़ा हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है, 2 लगा दिया आपने तो और कम टेम्परेचर। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। बस इतना याद रखिएगा, रेजोनेंस वाली कंडीशन को थोड़ा सा डाउन करता है, बस इतना, ठीक है। तो अब आते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 लगाया है तो और आसानी से पॉसिबल है। देखिए ध्यान से लिखा है, देखिए लिखा है नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स ऑब्जर्व्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन। अच्छा, ये अगर आपने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा कहाँ? ऑर्थो और पैरा पे ही लगाना आप, तभी आपका काम होगा, ठीक है। बात करते हैं, अगर यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप कहाँ लगा दो? मेटा पोजीशन पे। अब ये मेटा पोजीशन आपको पता होगी कि क्या होती है मेटा पोजीशन। कुछ नहीं भैया, मैं फिर से बता दे रही हूँ। ये देखिए आपको मैंने बताया था, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये ऑर्थो, ये और ये मेटा, ये पैरा। तो अगर आप यहाँ पे सोचो कि NO2 लगा दें, इफेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन आप पढ़ोगे, जो मेटा पोजीशन होती है वो रिंग डीएक्टिवेशन की वजह से बनता है। किसकी वजह से? डीएक्टिवेशन। तो ये आपके अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब बात करते हैं जो ये रिएक्शन है, जिसको आज एक मेरे स्टूडेंट ने बोला, एक स्टूडेंट है मेरा 12th क्लास में पढ़ रहा है, उसने बोला मैम ये पेज हम लोग देखते हैं, आपको एग्जैक्ट एकदम बात बताती हूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। क्या रहता, ऐसा हम लोग बोलते तो ऐसा लगता है कि पूरी केमिस्ट्री इसमें छितराई पड़ी है। छितराई इन द सेंस स्प्रेड है। क्या है? पूरी की पूरी केमिस्ट्री स्प्रेड है, कुछ समझ नहीं आता क्या होता है। तो कुछ नहीं भैया, जो अभी आपको मैंने बताया बस वही कहानी इन्होंने उठाई है, रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो देखिए क्या किया इन्होंने, देखिए ये क्लोरीन है, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया,
आपको पता है ये प्लस है, देखिए नाइट्रोजन पे क्या है प्लस चार्ज, ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा खींचने की कोशिश करेगा। तो देखिए सबसे पहले कहानी, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया और ये क्लोरीन के साथ वापस इलेक्ट्रॉन निकल गया। देखिए ये जो इसके रेजोनेंस वाले इलेक्ट्रॉन है इसको ये डिस्टर्ब नहीं करता है। तो देखिए एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन गई और ये रिएक्शन हो गई आसानी से, Cl- क्या हो गया रिलीज हो गया। मतलब कि इस प्लस की वजह से ये रिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से Cl- के साथ क्या हो गया रिमूव हो गया, वीक कर दिया इसने, आसानी से हो गया। ऑर्थो पे भी सेम यही दिखाया गया, ऑर्थो पे भी देखिए सेम वही कहानी। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, अगर आप 12th वाले हैं, क्या बोला मैंने, अगर आप 12th के हैं तो अभी आप इस पेज को स्किप कर दीजिए। स्किप मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लो, आपने कुछ नहीं किया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज ही लगेगा ना, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे क्या करता है बढ़ा देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, बस यही इतना काम करता है, तो याद रखिएगा ठीक है। मेटा वाले पे रिएक्शन होती नहीं है, देखिए मेटा वाले पे कहानी कुछ पॉसिबल है नहीं, थोड़ा धीरे होती तो मेटा वाले पे आप ज्यादा ध्यान न दीजिएगा। मेटा वाली रिएक्शन कम होती है, ऑर्थो और पैरा वाली ज्यादा होती है। रिंग एक्टिवेटिंग, ये बात यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जो आप मत पढ़िए अभी, क्योंकि आपके लिए मैंने कहा बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड में मतलब थोड़ा सा कम भी आता है, पहले आप जान लीजिए कि क्या क्या आपकी दिक्कत है ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है, तो फिर हम लोग बात करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने कहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस रिएक्टिव होता है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, यानी ये देगा, तो क्यों देगा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ना, क्लोरीन देखिए बना रहा है ना, वही सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बनाइए। हाँ क्वेश्चन आपसे एक ये है कि अगर आप बात की जाए कि ये किस ग्रुप पे, अगर न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल आके लगता है, मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, अगर आप इस पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराते हैं, क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं, ओके अगर आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराते हैं तो आप ऑर्थो पे कराएंगे और पैरा पे कराएंगे। किस पे कराएंगे, ऑर्थो और पैरा। पूछा जाएगा क्यों, तो आप लिखिएगा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या लिखेंगे, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब ये रिंग एक्टिवेट, एक्चुअली ये बात ये ना, ये जो वीडियो बन रहे हैं ये 12th के पर्पज से बन रहे हैं, नीट वालों के पर्पज से नहीं है। नीट वालों के लिए एकदम अलग कंटेंट तैयार किया जाता है, क्योंकि भाई देखिए रिंग एक्टिवेटिंग का मैंने लिख दिया, जबकि रिंग एक्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि जब आप पढ़ोगे तो आप ध्यान से देखो रिंग एक्टिवेटिंग का एक्चुअली में मतलब होता क्या है, सुनिएगा। ये आप बेंजीन देख रहे हो, इसने क्या किया, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देखिए ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ा, पैरा पे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगली बार इलेक्ट्रॉन देखिए इसने डोनेट किया, शिफ्ट किया, जब शिफ्ट किया आपने तो यहां बॉन्ड बना, और देखिए कहां, फिर से ऑर्थो पे, यानी ऑर्थो पोजीशन देखिएगा ध्यान से। जब आप देखोगे तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, या हम प्लस आई इफेक्ट वालों को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट इसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी होंगे, ग्रुप मतलब देने वाले, देखिए इलेक्ट्रॉन अपना रिंग में दे रहा है, ये सब के सब ऑर्थो और पैरा पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। देखिए क्या हुआ, इन्होंने ऑर्थो फिर पैरा फिर ऑर्थो, ऑर्थो पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। इसी टर्म को हम बोलते हैं रिंग एक्टिवेट करना। क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेट। जबकि जो मेटा वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे मेंटेन रखते हैं, ऑर्थो और पैरा पे घटा देते हैं, ऑर्थो और पैरा पे घटा देते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग। तो ये बात है, बट आप इतना जान लो कि ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, OH हो गया, लिखते जाइए आप, मतलब कि जो ऑर्थो और पैरा वाले हैं वो हेलोजन हो गया आपका, ठीक है, आपका मिथाइल ग्रुप भी हो गया, ये सब के सब आपके क्या होंगे, रिंग एक्टिवेटिंग, याद रखिएगा। NO2 हो गया, ये सब आपके स्पेशली कैसे हैं, सबके सब रिंग एक्टिवेटिंग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ठीक है। आपका एमीन भी कैसा होगा, एमीन NH2, ये भी आपका रिंग एक्टिवेटिंग, ये सब के सब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, बस इतना याद रखिएगा ठीक है। चलिए आगे बात करते, देखिए लिखा हुआ, सॉरी माइनस आई इफेक्ट, वो थोड़ी थोड़ी सिली चीजें हो जाती हैं, बस कहानी वही थी ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। अब बात करते हैं, आप लोग को ये रिएक्शन रटनी पड़ती है, रटना नहीं भैया, हेलोजिनेशन लिखा है ना, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का जुड़ना, किसका जुड़ना, हेलोजन का जुड़ना, ठीक है, कुछ नहीं करना है। और कौन सा हेलोजन, वो हेलोजन जो इलेक्ट्रोफाइल हो, क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। और कहाँ जुड़ेगा, अगली बात, ऑर्थो पे और पैरा पे, कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे, इतनी बात याद रखो। अब काम,
अब आ जाओ यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये तो आपके पास रिंग है, ये क्लोरीन है, आपको पता है ये Cl टूटेगा एक Cl माइनस में और एक Cl प्लस में, आपके अकॉर्डिंग टूटेगा। ये देखिए ये इस Cl माइनस को खींच लेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है, ठीक है, ये आपने पढ़ा लुईस एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। बचा क्या आपके पास Cl प्लस, ये देखिए यहाँ से एक H प्लस आपको हटाना है, इस H प्लस को हटा दीजिए बाहर और इस Cl को यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो देखिए H प्लस निकल गया, Cl, ये देखिए बन गया आपका आंसर, या HCl आप बोल सकते हो। तो एक आपका प्रोडक्ट क्या बना है, ऑर्थो, और एक बना है पैरा। ये जो आपका प्रोडक्ट है ध्यान से देखिए, दिस इज पैरा प्रोडक्ट, क्या है ये, पैरा, और ये आपका क्या है, ऑर्थो प्रोडक्ट, क्या है, ऑर्थो। अब बात आती है कि इन दोनों में मेजर कौन बनेगा, ज्यादा कौन बनेगा, तो भैया हमेशा हमेशा पैरा ज्यादा बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पैरा होता है वो प्लेन में फिट हो जाता है, पैरा जो होता है वो प्लेन में फिट हो जाता है, इसलिए वो स्टेबल होता है, तो पैरा हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा, पैरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। और कुछ नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान यही रखनी है आपको कि आपको कभी भी याद करना है, आपको एक इलेक्ट्रोफाइल निकालना है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगाना है, ठीक है। और अगला पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट और ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट, इतना याद रखिएगा बस। फिर देख रहे हैं यहां से, अब अगली बात है नाइट्रेशन की, तो कुछ नहीं, देखो हमें पता है क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तब करते हैं, चलिए, हाँ हमें चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, ओके। तो इलेक्ट्रोफाइल की हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा, एक्चुअली देखिए क्या होता है, ये चुपचाप OH माइनस को खींच लेगा क्योंकि ये एसिड है स्ट्रॉन्ग, ये बेस को खींच लेगा, बचेगा आपके पास NO2 प्लस, क्या बचेगा, NO2 प्लस बचा। अब ये NO2 प्लस देखिए इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल ही तो है ये, और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ, एक बार NO2 आपका कहाँ, पैरा पे, और एक बार कहाँ, ऑर्थो पे, ठीक है। तो देखिए ये आपका देखिए एक प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, ऑर्थो वाला, एक पैरा वाला, दिस इज मेजर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये क्या होगा, मेजर। आप ध्यान रखिएगा पैरा वाला प्रोडक्ट ऑलवेज भी मेजर, पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर, ऑर्थो वाला माइनर, क्यों, वही बात प्लेन में फिट हो जाता है, स्टेबल होता है। अगला सेम सल्फोनेशन, कुछ ना करो भैया, आप एक काम करो, OH माइनस बाहर किया, क्या बचेगा, HSO3 प्लस, ये तो बचा, इसको उठा के एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पे, देखिए सेम प्रोडक्ट, तो सल्फोनिक एसिड आपका आसानी से एकदम काम हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा IUPAC नेम अगर जिसको प्रॉब्लम आप बता दीजिए, हम वापस से IUPAC नेम का एक बार एक वीडियो अलग से बना लेते हैं, बिकॉज देखिए वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, फिर ऐसा होता है कि क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। अब देखिए ये आपकी नेम रिएक्शन है, क्या है, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन में मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेम बेटा आपको पता है क्लोरीन किसमें टूटेगा, माइनस में, CH3 किसमें, प्लस में, उठा के जोड़ दीजिए, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, देखिए ध्यान से, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, पैरा वाला मेजर, नाम लिखना है 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन, सेम 1 क्लोरो 4 मेथाइल बेंजीन, आप लिखते जाओ। सेम इसमें आप चेक करो, ये टूटेगा माइनस में, ये टूटेगा प्लस में, कार्बन उठाया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वाला प्लस चार्ज वाले, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। अब ध्यान से देखिए ये जो आपका बन रहा है कीटोन बन रहा है, क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, ओके, आपका क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक ऑर्थो वाला कीटोन, एक, अब देखो इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, क्या बोलते हैं, एसिटो, तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, इसको बोलेंगे 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये मेजर ये माइनर, तो ये रीजन है। अब देखिए आगे जो मैं आपको पढ़ा रही थी ना, सेम वही क्वेश्चन पूछा है, क्यों क्यों इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो आप देखिए इलेक्ट्रो क्यों करेगा, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, ये बात याद रखिएगा, बस यही आपका रीजन है, पढ़ लीजिए, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। अब अगला आपकी जो रिएक्शन दी हुई है वो दी हुई है रिएक्शन विद मेटल, सेम कहानी अभी आपने पढ़ा था, मेरी बात सुनिएगा, आपने पढ़ा 3 रिएक्शन आपको पढ़नी थी, एक आपने पढ़ा था वुड्स, अब आपको पढ़ना है वुड्स फिटिक और एक पढ़ना है फिटिक केवल। देखिए वुड्स में आपने क्या लिया था, 2 एल्किल हैलाइड RR बनाया था, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आपको एल्किल हैलाइड लेना है, क्या लेना है, एक आपको एल्किल हैलाइड लेना है और एक आपको एरिल हैलाइड लेना है, क्या लेना है, एरिल हैलाइड, ओके। अब बात करते हैं एल्किल हैलाइड, मैंने बताया एग्जांपल CH3Cl ले लिया, एक आपको लेना है एरिल हैलाइड, मतलब क्लोरोबेंजीन आपने ले लिया, ले लिया आपने कि नहीं, एरिल हैलाइड। अब इसका रिएक्शन सेम, वही सेम 2Na सोडियम के साथ, ये क्लोरीन किसके साथ जाएगा, सोडियम के साथ, जो बचा उसको जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है, देखिए CH3, यही तो बना आपका। तो देखिए ये हो गया आपका रिएक्शन विद मेटल, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, मतलब वुड्स भी है और फिटिक भी है। तो एक बार आप देख लीजिए वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है, एकदम आसानी से आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए XX हट गया Na के साथ, R लग गया, तो ये टॉल्विन बन गया।
फिटिक रिएक्शन में मैंने कहा दोनों के दोनों क्या लेना है, फिटिक में आपको दोनों के दोनों एरिल हैलाइड लेना है। क्या लेना है, 2 मोल्स एरिल हैलाइड। क्या लेना है, 2 मोल्स एरिल हैलाइड। तो देखिए ये आपका देखिए बेंजीन है, ध्यान से देखिए ये बेंजीन है ना, एकदम आना है, 2 मोल लिया, ये इसके साथ निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देना है, डाइफेनाइल। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा, उर्ज, उर्ज फिटिक और फिटिक, ये 3 रिएक्शन आपकी है इंपॉर्टेंट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, कौन से मैकेनिज्म जो करते हैं, ये सब क्वेश्चन हम अलग से कराएंगे एक दिन, एक क्लास वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है पॉलीहेलोजन कंपाउंड। क्या दिया है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। मैंने कहा ये जो वीडियो है ये केवल और केवल 2024 बोर्ड के लिए है और किसी के लिए नहीं है। आप ये सोचिए नीट के लिए नहीं है भैया, क्यों, इस तरह आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, उसके लिए अलग आपको तरीके से पढ़ाया जाएगा, आप बताइए बस। अब बात करते हैं, सबका थोड़ा सा यूज करना है इसमें, आप जो बोर्ड वाले हैं, बोर्ड वाले बस इतना देख लें कि एक क्वेश्चन दिया है क्लोरोफॉर्म, हाँ ये क्वेश्चन बस इतना ही देख लीजिए बोर्ड वाले, आपका काम हो जाएगा। ये जो क्लोरोफॉर्म है वो ऑक्सीडेशन शो करता है किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक गैस बनाता है फॉस्जीन, इसका फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या इसका नाम है, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम है, कार्बोनिल क्लोराइड। ये आप पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपकी पॉइजनस गैस होती है। क्या होती है, पॉइजनस। इसीलिए क्वेश्चन पूछा था कि जो क्लोरोफॉर्म है उसको ब्लैक बॉटल्स में टाइटली बंद करके क्यों रखा जाता है, तो ये क्योंकि ये क्या बनाएगी, फॉस्जीन बनाएगी, जो कि पॉइजनस है, इनहेल एयर में आएगी तो डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक आप ये याद रखिएगा, और दूसरा थोड़ा सा आइडोमिथेन, आइडोफॉर्म वगैरह यूज कर देख लीजिएगा, आगे टेस्ट है, ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे। और आप इसको अभी क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा डीडीटी देख लीजिएगा। वैसे आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्या हो गया, खत्म हो गया है। मैंने क्या कहा, जो चीज देखना है वो उतना देख लीजिए, बोर्ड के लिए बस, केवल बोर्ड के लिए, और किसी के लिए नहीं था ये वीडियो, किसके लिए था, बोर्ड के लिए। तो ये चीजें आपको क्लियर आउट हो रही होंगी और आप लोग पढ़ते रहिए, एकदम बिंदास पढ़ते रहिए, जितना हो सकता है वो किया जाएगा। जो करना है आप बताइए हमें क्या करना है, आप किस चीज में वीक फील कर रहे हो, वो चीजें कराई जाएंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।